मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक देश में एक राजा राज करता था। उसका वजीर बड़ा ही गुणवान और ज्ञानवान था। वजीर का पुत्र और राजकुमार दोनों आपस में बड़े ही अच्छे मित्र थे। परंतु वजीर का पुत्र बड़ा ही दूरदर्शी और समझदार था। दोनों प्रातः काल भ्रमण के लिए इकट्ठे ही जाया करते थे और इकट्ठे ही खाते पीते रहते थे। राजकुमार कुछ लापरवाह स्वभाव का युवक था। वह अपना कोई भी काम कभी भी समय पर नहीं किया करता था। हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करता ही रहता था। एक दिन वजीर के लड़के ने अपने मित्र राजकुमार को कह दिया, परंतु राजकुमार उसका सुझाव स्वीकार नहीं किया और बोला, मित्र, मैं आज तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकता, इसलिए आज तुम भ्रमण के लिए अकेले ही चले जाओ। राजकुमार ने कहा। मायूस होकर वजीर का लड़का अकेले ही उस दिन भ्रमण करने के लिए चल पड़ा। जब वह बहुत दूर निकल गया तो उसके मार्ग में एक नदी आई। अब तक चलते चलते वह बहुत थक चुका था, इसलिए वह रुककर वहीं एक शिला पर बैठ गया और उसने अपनी टांग उस नदी में लटका दी। अचानक ही उसका ध्यान पास खड़े एक वृक्ष पर गया। वहां दया और होनी नाम वाले दो पक्षी बैठे हुए थे, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। एक पक्षी दूसरे से कह रहा था, होनी भाई, आज की कोई नई खबर तो सुनाओ। यह सुनकर होनी ऐसे ही कहने लगा, मैं तुम्हें बिल्कुल अभी घटित होने वाली घटना सुनाऊं अथवा बीत चुके वाली कोई घटना सुनाऊं? यह सुनकर उसके मित्र दया ने कहा, आप तो मुझे वह घटना सुनाओ जो आगे होने वाली है। यह शर्त सुनकर दूसरा होनी नामक पक्षी उससे कहने लगा, देखो, आगे जब इस शहर के राजकुमार ने अपने विवाह के समय घोड़ी पर चढ़ना होगा तो मैं जाकर उसके प्राण ले लूंगा। दया ने उससे जिज्ञासावश पूछा, भला वह कैसे? इस पर होनी ने कहा कि मैं एक शेर बनकर उस घोड़ी पर बहुत जोर से आक्रमण कर दूंगा। हम्म और इस तरह से उसके प्राण भी हरण कर लूंगा। यह दुखद बात सुनकर दया ने पूछा, यदि मैं भी उसी समय अपनी शक्ति दिखाऊं तो क्या होगा? होनी ने कहा, यदि वह राजकुमार वहां मेरे आक्रमण से किसी तरह बच भी गया तो मैं आगे चलकर उस पर पीपल का एक भारी पेड़ गिरा दूंगा। यह सुनकर उसका संगी पक्षी दया उससे फिर कहने लगा कि यदि मैं किसी व्यक्ति के भीतर आ गया तो वह फिर से बच जाएगा। इस पर होनी ने कहा, ए दया, यदि तुमने उसे वहां से बचा लिया तो जब राजकुमार और उसकी धर्मपत्नी सो रहे होंगे तो मैं वहां जा करके एक भयानक कोबरा सांप बनकर उन दोनों को डस लूंगा और क्या करूंगा। यह सुनकर तो अब दया पूरी तरह से मौन हो गई। कुछ क्षण बाद सोचकर उसने फिर कहने लगा, यदि मैंने उन्हें वहां से बचा लिया तो? यह सुनकर होनी उससे बोली कि मैं वहां पर एक बड़ा ही सख्त पहरा लगा दूंगा। राजकुमार के कमरे में कोई और प्रवेश ही नहीं कर सकेगा। हाँ, यदि कोई प्रवेश करने का तनिक भी प्रयत्न करेगा या चाहेगा तो वहीं का वहीं मारा जाएगा। मैं तुम्हें पहले ही यह बात बता दूं कि राजकुमार और राजकुमारी दोनों को ही इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, समझे? अब दया ने फिर से पहले की तरह लंबी चुप्पी साध ली और एक गहरी और गंभीर सोच में पड़ गई। क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। दया और होनी की ये सारी बातें वजीर के लड़के ने सुन ली। वजीर का पुत्र बहुत ही दूरदर्शी और समझदार था। वह सोचने लगा, मेरा एक ही अच्छा और सच्चा मित्र है। भगवान न करे यदि वह विवाह वाले दिन ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया तो सारे राज में शोक फैल जाएगा। यह सोचकर उसने यह पक्का निश्चय कर लिया कि चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, परंतु मैं अपने मित्र की जान जरूर बचाऊंगा। इस प्रकार उसने निश्चय किया कि वह हर हालत में अपने मित्र के प्राणों की रक्षा करेगा। जब राजकुमार की बारात शादी के लिए चली तो वजीर का लड़का भी अपना घोड़ा लेकर उसके साथ साथ चल पड़ा। उसका घोड़ा भी राजकुमार के घोड़े के साथ ही था। दोनों हंसते हुए बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक ही आगे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा आ गया। जब राजकुमार का घोड़ा आगे होने लगा
तो वजीर के पुत्र ने अपने घोड़े को आगे ले जाकर सीधा उस गड्ढे में गिरा लिया। वहां वास्तव में पहले से ही एक शेर छिपा हुआ था। शेर ने जोर से एक दहाड़ मारी और उस पर बड़े जोर से आक्रमण कर दिया, परंतु वजीर का पुत्र तो पहले से ही तैयार था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और झट से उस शेर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर वह राजकुमार वजीर के पुत्र पर बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने उससे यूं कहा, तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है। आज तुमने मेरे शिकार को मार डाला है। यह सुनकर वजीर के पुत्र ने कहा, मित्र, कोई बात नहीं, शिकार को मैंने मारा अथवा आपने, एक ही बात है। हम दोनों मित्रों में क्या अंतर है। ऐसा कहकर उसने शिकार मारने वाली बातें उड़ा दी। इसके बाद राजकुमार की बारात धूमधाम से पहले की तरह आगे चल पड़ी। जब वह बारात आगे पीपल के एक बड़े से पेड़ के पास पहुंची तो वजीर के पुत्र ने अपना घोड़ा राजकुमार के घोड़े के आगे कर दिया। इसके साथ ही उसने राजकुमार के घोड़े की लगाम अपने हाथ में संभाल ली और वहां से उसे आगे ले गया। उस पीपल के वृक्ष के आगे से निकलते ही उसका घोड़ा धरती पर औंधे मुंह गिर पड़ा। राजकुमार तो पहले से ही उसके प्रति क्रोध में था, अब उसे और अधिक क्रोध आ रहा था। राजकुमार सोचने लगा कि उसने फिर से मेरी बेइज्जती कर दी है। उसने यह तो नहीं देखा कि पीपल का वृक्ष गिर गया है। यदि वह वहां से गुजरता तो उसके नीचे दबकर मर जाता। फिर भी राजकुमार विवाह का शुभ अवसर देखकर अंदर ही अंदर अपने क्रोध को पी गया। जब विवाह की सभी रस्में जैसे तैसे पूरी हो गई, तब राजकुमार और उसकी नई नवेली वधू को महल में एक बहुत ही सुंदर कमरे में सोने के लिए भेजा गया। वजीर का पुत्र बाहर बारात के लोगों के साथ ही सो गया, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी कि उसे पक्षी होने की बात अभी भी याद आ रही थी कि वह सांप बनकर राजकुमार को जूती में घुसकर सुबह होते ही राजकुमार को डस लेगा। अभी वह राजकुमार के कमरे में जाने के बारे में सोच ही रहा था कि उसने बहुत सारे सैनिकों को राजकुमार के कमरे के इर्द गिर्द घूमते देखा। पूछने पर उसे यह पता चला कि जहां राजकुमार और राजकुमारी दोनों आराम से गहरी नींद में सो रहे हैं, वहां पर चौकीदारों का एक कड़ा पहरा लगा दिया गया है। वजीर का पुत्र यह सोचने लगा, अब अपने प्यारे मित्र राजकुमार को मारने से भला कैसे बचाया जाए। बहुत देर सोचने के बाद उसने एक योजना बनाई। रात को जब सभी गहरी नींद में सो गए तो वजीर के पुत्र ने किसी प्रकार से पीछे जाकर महल के ऊपर एक रस्सी फेंकी, जो राजकुमार के कमरे के साथ आगे एक भुज पर लटक गई। उस रस्सी के सहारे हाथ में तलवार लेकर उस भुज पर चढ़ गया। वहां जाकर वह धीरे धीरे अपने मित्र राजकुमार के कमरे में घुस गया। वहां उसने देखा कि राजकुमार की तिल्ली वाली जूती उसके पलंग के पास पड़ी है। उसने शीघ्रता से तलवार निकालकर उस जूती के बीच में से ही काट दिया। जूती के कटने से उसी में घुसकर बैठा हुआ सांप भी मर गया और चारों ओर रक्त ही रक्त बिखर गए। तलवार चलाने का शोर सुनकर सहजा राजकुमार की नींद खुल गई। ज्यों ही राजकुमार ने नींद से उठकर वजीर के पुत्र को अपने हाथ में एक तलवार पकड़े हुए देखा, त्यों ही उसे देखते ही क्रोध से वो आग बबूला हो उठा। उसने पलंग पर वैसे ही बैठे बैठे अपने लिए चौकसी पर रखे हुए कुछ सिपाहियों को बुलाया। फिर उन्हें तत्काल आदेश दिया, मेरे इस मित्र को इसी समय मौत के घाट उतार दिया जाए। वजीर के पुत्र ने राजकुमार की बहुत ही मिन्नतें की, परंतु उसने उसे यह रहस्य नहीं बताया कि उसने सांप को क्यों मारा। राजकुमार को दिन की पिछली घटित कुछ घटनाओं के प्रति रोष था। उसने सोचा कि यह मित्र ही किसी कारण से आज मुझे मार देना चाहता था। सिपाही वजीर के पुत्र को आदेश के अनुसार मारने के लिए अपने साथ लेकर एक घने जंगल में चले गए। वहां सिपाहियों को उसकी भोली भाली सूरत देखकर उस पर तरस आ गया। इसके साथ ही राज के प्रति उसकी ईमानदारी का स्मरण कर उन्होंने उसकी केवल एक उंगली काटकर ही उसे जीवित छोड़ दिया। सुबह होते ही सिपाहियों ने उसकी वह कटी हुई उंगली ही राजकुमार के आगे प्रस्तुत कर दी
और उससे हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अभी हम लोगों ने उसकी एक ही उंगली काटी थी कि मधुमक्खियों ने वहां भयानक आक्रमण कर दिया। इससे वजीर का वह पुत्र वहां पर उस मौके का लाभ उठाते हुए पता नहीं कहाँ भाग गया। यही कारण कि हम लोग उसे चाह कर भी नहीं मार सके। यह सुनकर राजकुमार को बहुत क्रोध आ गया। मुझे मारने वाला इस तरह से अवसर का लाभ उठाकर कहीं भाग गया है, परंतु फिर भी वह उस समय अपने क्रोध को अंदर ही अंदर पी गया। जब राजकुमार पलंग से उठा तो जूती पहनते समय उसने देखा कि जूती तो कटी हुई है। उसके पास ही एक मृत अवस्था में एक सांप पड़ा हुआ है। इस बात का अभी तक किसी को पता नहीं था। यह देखकर वह बहुत हैरान हो गया। उसने सिपाहियों से पूछा, मुझे यह बताओ कि इसे किसने मारा है। सभी सिपाहियों ने कहा, यह बात तो हमें ज्ञात नहीं है। तभी राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यह सांप तो अवश्य वजीर के पुत्र अर्थात मेरे मित्र के हाथों से ही मारा गया है। वह अवश्य मेरी जान बचाने के लिए आया था, परंतु यह सांप आया कहाँ से है। अब धीरे धीरे उसकी पिछली घटना याद आने लगी कि वजीर के बेटे ने पहले शेर से फिर पीपल के वृक्ष गिरने से मेरे प्राणों की रक्षा की है। यह तीसरी बार उसने मेरी जान बचाई है, परंतु अब व्यर्थी पछताने से क्या फायदा हो सकता। उसका मित्र तो अपनी जान बचाकर कहीं भाग कर चला गया है। उधर वजीर का वह बेटा बहुत वर्षों तक जंगल में भटकता रहा और बहुत वर्षों बाद अपने शहर में वापस आया और एक वर्णिक के घर में उसका नौकर होकर वहीं पर रहने लगा। इधर राजा और वजीर दोनों बूढ़े हो गए। राजा ने वजीर से सलाह मशवरा किया कि अब यह सारा राजकुमार को ही सौंप दिया जाए। उसी समय शत्रु राजाओं द्वारा उन्हें जान से मार देने की धमकियां दी जा रही थी। इसी समय राजकुमार ने सोचा, यदि उस समय मेरा मित्र मेरे साथ होता तो बहुत ही अच्छा होता। सोचते सोचते उसको एक उपाय सूझी कि यह सभी घरों में बकरी का एक बच्चा दे दिया जाए और प्रजा से यह कहा जाए कि यह बच्चा 2 सप्ताह बीतने के बाद वापस ले लिया जाएगा, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका वजन न तो अब से कम होनी चाहिए और न ही अधिक। जिसका लेला बिल्कुल सही निकले उसे वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। अब प्रजा के सभी लोग सोचने लगे कि क्या किया जाए, परंतु किसी भी व्यक्ति को कोई भी अच्छा उपाय न सूझा। वजीर के पुत्र को यह बात पता चला तो बोला, आप चिंता न करें, मैं सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा। वजीर के पुत्र ने बकरी के बच्चे को लिया और साथ ही एक शेर को भी ले जाकर थोड़े से फासले पर उसके साथ बांध दिया। जब भी शेर दहाड़ता था तो बकरी का बच्चा डर जाता था। उसे खाने के लिए वजीर पुत्र से खाना तो मिलता था, परंतु शेर के भय से वह खाना उसे हजम नहीं हो पाता था। यूं ही करते करते 2 सप्ताह बीत गए। वो राजा ने वजीर पद चाहने वाले सभी लोगों को पास बुलाया, परंतु उसके द्वारा 2 सप्ताह तक रखा गया बकरी का कोई भी बच्चा पहले से भार वाला नहीं था। केवल वनिक को दिए गए बकरी के बच्चे का भार पहले जितना ही निकला। राजकुमार ने सोचा कि अवश्य ही कोई दूरदर्शी और समझदार व्यक्ति है। उसने वानिक को बुलाया और पूछा, तुमने इस बकरी को उसी भार की अवस्था में कैसे रखा। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इसके विषय में तो ठीक ठाक से मेरे नौकर को ही पता है। मैंने तो यह बच्चा 2 सप्ताह पहले उसके हवाले कर दिया था। राजकुमार ने वनिक के नौकर को बुलाया। जब नौकर दरबार में हाजिर हुआ तो वहां वजीर और राजकुमार दोनों ही बैठे थे। राजकुमार ने वजीर के पुत्र को आते ही पहचान लिया। जब वह उसे अपने गले से लगाया तब उसकी आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए। वजीर के खोए हुए बेटे के फिर से मिल जाने और राजकुमार के अपने पुराने मित्र को इस तरह से पा लेने से दोहरी खुशी मिली। सारे राज्य में दीपमाला कर बड़ा ही उत्सव मनाया गया। इस प्रकार सुख चैन से राज करते हुए कुछ समय के बाद ही वजीर के पुत्र की बुद्धिमत्ता और समझदारी के चर्चे सारे देश में फैल गए। वजीर के दूरदर्शी पुत्र के ज्ञान और समझ के बल पर
उन्होंने शत्रु राजाओं पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब राजकुमार और वजीर का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।